हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, नया चैप्टर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिससे मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सीखेंगे और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये समझेंगे। इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट नोट करते हैं मूविंग चार्ज पे। देखो, एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, क्यू अगर रेस्ट पे है, तो ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तीसरा, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, बट हर केस में नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है तो ये जनरल केस है। जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव, ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, तो इस लाइन को लिखिए स्टेटमेंट की तरह से। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड लिखिएगा। फर्स्ट के लिए स्टैटिक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड, a moving charge particle produce electric field as well as magnetic field. Third, accelerated charge particle produce electric field, magnetic field and electromagnetic radiation. बस ये तीन चीज़ें याद रखेंगे, जनरल केसेस हैं। अब उसके अंदर सब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। देखिए, तो अभी मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी भी है, और इस चार्ज पार्टिकल से r दूरी पे एक पॉइंट P है, मैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूं। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से भाग रहा है, और इससे r पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से लिखना चाहता हूं। तो फार्मूला गवर्न करता है, इस फार्मूले को याद रखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर अपान आर क्यू, इसको गवर्न करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय दिस फार्मूला, वेयर म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिबिलिटी म्यू नॉट बोलेंगे परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम लिख लेना, और इसकी जो वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप याद रखोगे, दिस इज 10⁻⁷ एम के सिस्टम में आएगा। तो कोई पूछे म्यू नॉट की वैल्यू, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो इसमें आप इसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिखो where B is magnetic field at point P due to this charge Q. V is velocity of charge particle. R is position vector of point P with respect to charge particle. R is position vector of point P with respect to underline है, with respect to the charge particle. और R क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। बस इस फॉर्मूले को याद रखोगे, जो क्वेश्चन आएगा इससे बेसिकली क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अगला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस R की डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। ठीक है, V की तरफ वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, V की तरफ फिंगर करेंगे और R की तरफ घुमाएंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन। जैसे B है, R है, पॉइंट P पे चाहिए,
तो भी की तरफ फिंगर करो, भी की तरफ फिंगर करो और आर की तरफ घुमाओ बाई एक्यूट एंगल, भी क्रॉस आर ऐसे। तो थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब अंदर करो ना, अंदर करो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे किधर होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन। अंदर करोगे तो क्रॉस से, और अगर वही मैग्नेटिक फील्ड बाहर का होता है तो डॉट बना के ऐसे घेर देंगे। डॉट का मतलब बाहर की ओर और क्रॉस मतलब अंदर की ओर, ठीक है। तो लिखेंगे अगला लाइन इसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाई टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर लिखिए यूजिंग वेक्टर ए क्रॉस बी मेथड, ठीक है। तो भी क्रॉस आर, भी की तरफ फिंगर किया, आर की तरफ घुमाया, थंब बता दिया डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करेंगे, भी क्रॉस आर लगाएंगे, भी की तरफ फिंगर, और आर है तो आर की तरफ घुमाएगा, भी की तरफ फिंगर, आर की तरफ घुमाएंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। लिख लिया। सेकेंड जो मेथड है वो है राइट हैंड कर्ल मेथड। राइट हैंड कर्ल मेथड, राइट हैंड कर्ल में क्या होता है कि इस वेलोसिटी से इस पॉइंट पी को घेरा जाता है, घेरा, दाहिने हाथ कर लेते हैं, घेरा जाता है। तो फिंगर अगर घेरने के सेंस में है तो थंब बताएगा डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी भी है ना, ये पी है तो इसको ऐसे ऐसे घेरो, तो बी की तरफ फिंगर करो, बी की तरफ करो फिंगर, ऐसे ऐसे घेरा ना, ऐसे ऐसे घेर रहा है। भी इस पी को कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा, ऐसे थोड़ी घेरेगा, ये कौन सा घेरना है। जब ऐसे चल रहा है तो ऐसे घेरेगा, ऐसे चल रहा है तो ऐसे क्या है। अगर ऐसे घेरना इसको है ना, इधर थोड़ी जाना, इधर घेरना है क्या, इधर घेरना है। तो भी से ऐसे घेरो, ऐसे घेरो, घेरा। अब ऐसे घेरने लगे, अब दाहिने हाथ को इस घेरने के सेंस में फंसा, फिंगर को घेरने के सेंस में, तो ऐसे घेर रहा है तो फिंगर को घेरने के सेंस में फंसा। तो थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब अंदर को रहा है, अंदर को, फील्ड अंदर को। तो सेकेंड था राइट हैंड कर्ल मेथड। इन दिस मेथड राउंड द पॉइंट P by right hand finger in direction of magnetic fields. Then thumb represent direction of, round the point P with right hand finger with direction of velocity, then thumb represent direction of magnetic field. फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के दो मेथड है। पहला राइट हैंड थंब रूल, उसमें क्या है, भी क्रॉस आर, भी की तरफ फिंगर करेंगे और आर की तरफ घुमाएंगे, आर की तरफ घुमाएंगे तो थंब बताएगा डायरेक्शन। द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच राइट हैंड कर्व मेथड। इस मेथड में इस पॉइंट पी को इसके वेलोसिटी से घेरेंगे, कर्व बना के घेरेंगे, वेलोसिटी को कर्व अंडरलाइन कर्व बना के घेरेंगे, घेर लिया, और इस डायरेक्शन में दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा देंगे तो थंब बताएगा डायरेक्शन, जो कि अंदर को आ रहा है। तो टू मेथड्स, ओके। कोई पूछे इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर क्यू, वी आर साइन थीटा, वी आर साइन थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर्स। वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर्स लिख लिया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट वर्डिंग है कि अगर वेलोसिटी और आर दोनों ही पैरेलल हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, भी क्रॉस आर जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पी के डायरेक्शन होती, उसी की तरफ होती, तो ये वैल्यू जीरो आती। या अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर वेलोसिटी भी इधर है और इसी डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आंसर क्या है, जीरो। यहाँ पे निकालो या इस लाइन में कहीं भी निकालो, इस लाइन में कहीं भी निकालोगे वी क्रॉस आर जीरो आएगा, वी क्रॉस आर जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगला स्टेटमेंट ये दिखा सकता हूँ कि इफ अ पॉइंट इज इन लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, देन एट दिस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। तो लिखो स्टेटमेंट को, इफ देयर इज अ पॉइंट in a line of velocity of charge particle, then magnetic field at that point will be zero due to this charge particle, ठीक है।
मतलब अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर और इस डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट आता है तो उस पर नेट पॉइंट पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ मैंने बताया है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, उसका डायरेक्शंस, ठीक है, और कब ये 0 होता है। अब इस पे बेस होकर एक सिंपल क्वेश्चन करें, जैसे ऐसे देखो, कहेगा कि चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज 4 कूलम है, वेलोसिटी भी 10⁴ मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज 4 कूलम है, वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकंड है, इन डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। करेक्ट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट पॉइंट्स 4, 2, 3 assuming charge q is at 1, 2, 1। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज 4 कूलम है, वेलोसिटी है 4 मीटर 10⁴ मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस एज्यूमिंग द चार्ज q इज एट पॉइंट 1, 2, 1। ठीक है, तो देखिए एक काम करो, इजी कैलकुलेशन के लिए ना इसको 1 कर देते हैं, इसको 3 कर दो, 2, 1, 2। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको q पता ही है, प्लेस कर दोगे, μ0/4π की वैल्यू पता है, प्लेस कर दोगे। वेलोसिटी का वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा, देखिए v वेक्टर क्या है, v इंटू वी कैप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू वी कैप, यूनिट वेक्टर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 10⁴ है, इंटू यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है ना, तो इसके डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, इट इज 5। ठीक है, इतना आ गया। अब निकालना पड़ेगा क्या आपको, आर वेक्टर। जो आर वेक्टर है बेसिकली वो क्या है, आर वेक्टर है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू चार्ज पार्टिकल, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर होता है, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। तो इसमें से इसे घटा दीजिए, तो 3 से 1 गया 2i कैप, 2 से 1 गया j कैप, 3 से 1 गया 2k कैप आ गया। अब r का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, r का मैग्नीट्यूड क्या है 3, 2² + 1² + 2k², इट इज √9, इट इज 3। अब क्या करना है, v क्रॉस r निकालना बाकी। तो v क्रॉस r निकाल लोगे ना, इसके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उठा के इसे वैल्यू रख दो, आ गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ प्लेस करो, v क्रॉस r अपन r क्यू क्या है, r की वैल्यू 3 थे ना, तो 3 का क्यू कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v से r रेडियस पे घूम रहा है ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है। तो पता करना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। और दूसरा भी पूछ रहा है कि सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ऑन इट्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखो, b बराबर क्या आएगा, μ0/4π q v क्रॉस r अपान r क्यू। आ गया। और कहाँ निकालना है आपको, सेंट्रल फील्ड निकालना है। तो सेंट्रल फील्ड निकालना है, q तो q ही रहेगा, μ0/4π ऐसे रहेगी, r की वैल्यू r रहेगी। और r किसका पोजीशन वेक्टर है, इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर होगा इस q के रिस्पेक्ट में, मतलब वेक्टर ऐसा बनेगा, मतलब वेक्टर ऐसा बनेगा। c का पोजीशन वेक्टर q के रिस्पेक्ट में, मतलब वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये एंगल क्या है 90, क्योंकि इसी प्लेन में है ना ये वेलोसिटी v और r सेंटर पे से, तो ये 90 बनेगा। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, b को लिखेंगे μ0/4π q v क्रॉस r की जगह पे v इंटू कैपिटल R एंड डिवाइड बाई r क्यू। सही है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई, इट इज μ0/4π q v/r² बन गया।
अच्छा, कभी कभी इस फॉर्मूले का ना कन्वेक्शन करंट की टर्म लिखा जाता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है बताता हूँ अभी आपको, देखिएगा। इस वेलोसिटी को अगर मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ के बराबर है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, भी की जगह पे आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वेलोसिटी की जगह पे, तो हम क्या करेंगे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू, वेलोसिटी और आर में एंगल 90 है, तो v इंटू आर अपॉन आर क्यू। तो इसको लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो आंसर यही है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, v की जगह पे अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो लिख सकते हैं आर ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको आप 2 पाई एफ लिख सकते हो। इस v को उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, v की जगह पे क्या r इंटू 2 पाई एफ, r इंटू 2 पाई एफ। तो इस 2 पाई से 4 पाई कट के 2 आ जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, ये बन गया कितना म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू क्यू एफ। अच्छा, जो क्यू एफ है ना, दिस इज नोन एज करंट, कन्वेक्शन करंट। इसको तुम ऐसे लिखते हो b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई। तो इसको भी लिखा जाता है, जो करंट आई आ रहा है ना, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन करंट q इंटू एफ। ये हमेशा तुम्हें याद करना होगा, कन्वेक्शन करंट। ये कैसे, कन्वेक्शन करंट का मतलब क्या है, दो तरह करंट होता है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन करंट क्या है, कंडक्शन करंट है कि जो वायर है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज नोन एज कंडक्शन करंट। कंडक्शन मेटल के अंदर होता है। और कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन करंट, जैसे इलेक्ट्रॉन खुद ही क्या कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं, हवा के अंदर भाग रहे हैं, इधर उधर हवा में भाग रहे इधर उधर, कन्वेक्शन करंट। तो करंट क्या है, करंट है 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, दिस इज करंट। तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट करूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, देखो चार्ज क्यों है, चार्ज क्यों है, तो एक चक्कर में कितना चार्ज बाहर निकला, क्यू, एक चक्कर में क्यू चार्ज बाहर निकल गया। ये क्रॉस सेक्शन, एक चक्कर में इससे क्यू चार्ज बाहर निकल गया, एक चक्कर में इससे क्यू चार्ज बाहर निकल गया, एक चक्कर में इससे क्यू चार्ज बाहर निकल गया। और फ्रीक्वेंसी इसका एफ है, तो एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये है, एफ फ्रीक्वेंसी का मतलब इससे ये है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो कि 1 सेकंड में कितने राउंड, 1 सेकंड में कितने राउंड। तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड इज एफ, ठीक है। 1 सेकेंड में एफ राउंड कर रहा है, और इन 1 राउंड जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है, क्यू के बराबर कर रहा है इस। तो 1 सेकेंड में कोई पूछे कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो 1 राउंड में क्यू चार्ज, और 1 सेकेंड में एफ राउंड कर रहा है, एफ राउंड कर रहा है, तो 1 राउंड में क्यू चार्ज। तो 1 सेकेंड अगर एफ राउंड कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, जब इस क्यू को इस एफ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1 सेकेंड में एफ राउंड कर रहा है, एफ इंटू क्यू, दिस इज चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो करता है, इसको क्या बोलते हो, करंट। और यहाँ पे इसको नया नाम दे दिया, कन्वेक्शन करंट। तो आप इसको लिख लेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू एफ हमेशा यूज होगा। कोई पूछेगा कन्वेक्शन करंट, फर्दर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कई बार आएगा कन्वेक्शन करंट, मैं सीधे क्या बोलूँगा, क्यू एफ, आप याद रखेंगे कन्वेक्शन करंट इज क्यू एफ। और इस क्वेश्चन का जो पहले पार्ट का आंसर था वो आप इसे देंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और आर के टर्म है। अगला कह रहा है बी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस, मतलब इसके सेंटर से एक्स दूरी पर अगर एक पॉइंट है, एक्स दूरी पे एक पॉइंट है, बी एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे पता क्या करना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कर लेना, ठीक है। तो देखिए
ठीक है, देखो क्यू तो पता ही है आपको, वेलोसिटी का वेक्टर आपको पता है, और जो आर होगा, आर क्या है, यहाँ पे सेंटर से एक्स दूरी पे है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, इस तरीके से। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस क्यू के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा, इस तरीके से। तो ये कोई पूछे इस वाले लाइन का इससे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसलिए होगा भाई कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इस तरीके से तुम्हें दिख रहा है, ये जो दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है वो बेसिकली इस प्लेन में है, ये व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में है, परपेंडिकुलर प्लेन में। तो इस व्हाइट बोर्ड का परपेंडिकुलर प्लेन में कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो इससे तो एंगल 90 बनाएगा ना, तो चाहे ऐसे रहे तो, चाहे ऐसे रहे तो, चाहे ऐसे रहे तो 90, इसके साथ 90, फिर ऐसे बना लो, फिर ये भी 90, फिर ऐसे बना लो, फिर ये भी 90। उस प्लेन में है ना, वर्टिकल प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में, और ये एक्स में। तो वाई जेड प्लेन में तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स के साथ एंगल क्या बनेगा, 90। तो क्या बनेगा 90, बट आर जो बनेगा ना, आर जो स्मॉल आर बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बता देता हूँ कितनी है। ये है, तो आर बेसिकली तुम्हारा ये है, आर बेसिकली तुम्हारा ये है, ये स्मॉल आर। तो ये कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो कोई पूछे ये दूरी, ये कैपिटल आर, ये एक्स, कोई पूछे ये दूरी, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उठा के यहाँ पर रख दो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी, और ये यहाँ पर रखेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, और एंगल 90 है दोनों के बीच में, तो साइन 90 1 हो जाएगा। फिर आर क्यू करेंगे, यहाँ पर उठा के इसका क्यूब रखेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 करोगे ना, तो ये तो पावर 1/2 है, ये तो 1/2 है, इसका पावर 3 करेंगे तो ये 3/2 बनेगा। इस रूट से एक रूट कट करेंगे तो बनेगा म्यू नॉट क्यू भी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड्स एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। गॉट इट? ओके, तो इस तरीके से हमने इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ। ये क्या है कि एक वायर है इस तरीके से, तो बायो-सेवर्ट लॉ की सहायता से हम लोग छोटे छोटे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं। तो ये एक बेसिक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हर आप छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, हर छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, तो कोई पूछे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए लेट्स, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया डीएल वेक्टर के बराबर, डीएल वेक्टर लिखा। अच्छा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा। ये करंट ऐसे आ रहा है, तो इस स्ट्रिप में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वही डायरेक्शन डीएल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इस छोटे छोटे स्ट्रिप की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें किसी भी पॉइंट पे और सबको वेक्टर ऐड कर दें तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ की सहायता से सपोज मैंने एक यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट किया डीएल लेंथ के बराबर, लेंथ डीएल है, और इस डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे जब ये करंट आएगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो डीएल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। यही डीएल वेक्टर अगर तुम यहाँ पे लेते तो डीएल वेक्टर डायरेक्शन ऐसे होता, मतलब इस पाथ पे टेंजेंट, इस छोटे से एलिमेंट पे टेंजेंट होता। ठीक है, तो देखो, तो अगर ये डीएल वेक्टर है तो यहाँ से आर दूरी पे एक पॉइंट है पी, आर वेक्टर, तो इस पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस डीएल वेक्टर की वजह से वो गवर्न करता है डीबी के बराबर। क्यों? लेंथ डीएल है तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी, एंड दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू को गवर्न करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, याद रखेंगे।
किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसी पॉइंट पी पे वो गवर्न करेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू का। ठीक है, व्हाट इज डीबी? डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए, डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएल लेंथ एलिमेंट। आर इज व्हाट? आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर्स। ठीक है, और अगला डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन डीएल वेक्टर या डीएल लेंथ। डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन डीएल लेंथ। ठीक है, अब देखिए, अब कोई पूछता कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो इस एलिमेंट से लिखें तो इसका एक इंट्रोगेशन करेंगे ताकि हर छोटे छोटे एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए और उसको इसमें ऐड कर दो। आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डीबी वेक्टर का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा। डीएल वेक्टर क्रॉस आर के डायरेक्शन में, तो अगर डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ऐसे है तो जो डायरेक्शन आएगा डीएल क्रॉस आर का, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन आएगा राइट हैंड थंब रूल या कर्ल मेथड से यूज करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट मेथड इज राइट हैंड थंब रूल। तो डीएल की तरफ फिंगर करो, आर की तरफ घुमाओ। डीएल की तरफ फिंगर करो राइट हैंड, आर की तरफ घुमाओ, तो थंब बताएगा डायरेक्शन। थंब इज डायरेक्शन, मतलब अंदर को रहा है। तो फर्स्ट मेथड डीएल क्रॉस आर, इसके सहायता से। सेकेंड अप्रोच क्या है? इस डीएल वेक्टर से इस पॉइंट पी को घेरो। तो कैसे घेरोगे? ऐसे घेरोगे, ऐसे ऐसे। अब दाहिने हाथ को फिंगर को घेरने के सेंस से बता दो, घेरने के सेंस से फंसा दो, थंब बताएगा डायरेक्शन। तो वी हैव टू मेथड, फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल एंड सेकेंड राइट हैंड कर्ल रूल। थंब रूल में क्या करेंगे? राइट हैंड फिंगर को डीएल की तरफ रखेंगे और आर की तरफ घुमाएंगे, डीएल क्रॉस आर। देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। और सेकेंड मेथड क्या है? कर्ल मेथड। इसमें क्या करेंगे? डीएल वेक्टर से इस पॉइंट पी को घेरेंगे, ऐसे घेरेंगे ऐसे, और दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस से फंसाएंगे, तो थंब बताएगा अगेन डायरेक्शन। गॉट इट? चलिए, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर एंड फाइंड बाय टू मेथड, फर्स्ट राइट हैंड थंब रूल एंड सेकेंड राइट हैंड कर्ल रूल। ओके, चलो, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? जीरो, बिकॉज डीएल क्रॉस आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल वेक्टर, इसके डायरेक्शन में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे स्ट्रेट लाइन जो डीएल वेक्टर को कॉन्टेन करे। ऐसे इस डायरेक्शन में, इस डीएल वेक्टर डायरेक्शन में कोई पॉइंट लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो M, यहाँ पे पॉइंट ले लो M, यहाँ पे पॉइंट ले लो O। तो इस डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में, इस डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे डीएल वेक्टर और आर वेक्टर आपस में पैरेलल करेंगे, तो डीएल क्रॉस आर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट in direction of DL vector is zero। तो लिखो, तो magnetic field at each point in line of DL vector ब्रैकेट में डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर ब्रैकेट बंद is zero। magnetic field at each point in direction of DL vector is zero। मतलब M पे भी जीरो आएगा, O पे भी जीरो आएगा, और इस M पे भी जीरो आएगा। तो अगर ये M2 है, M1 है, तो इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे मतलब आप इसको तो क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट M1, मैग्नेटिक फील्ड एट M2, मैग्नेटिक फील्ड एट O जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब कुछ और बढ़ते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे कि इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उल्टा डायरेक्शन में भागेगा वेलोसिटी v से।
तो कोई पूछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले में वेलोसिटी आती है। कैसे? एक चार्ज पार्टिकल के क्यू भी क्रॉस आर अपान आर क्यू आता है, तो वेलोसिटी आ गई ना। और लेकिन ये फार्मूला किसके लिए होता है? ये पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये फैक्ट है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए मूविंग चार्ज पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो ऑब्जर्वर को चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। तो किसी ऑब्जर्वर को अगर एक पॉइंट चार्ज मूव करता नजर आ रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये फैक्ट। तो लिखिए स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्रेम अगर ऑब्जर्वर चेंज करोगे तो एक ही पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग नजर आएगी। तो जब भी अलग अलग नजर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर रुका हूँ, मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10.6 और मैं भाग रहा हूँ तो उसकी स्पीड बदल गई रिलेटिव। तो रिलेटिव स्पीड बदली तो जब मुझे तुम कहोगे कि सर आप ये फॉर्मूला लगाइए पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, क्या होता है? μ0/4π क्यू भी क्रॉस आर अपान आर क्यू। तो जो मुझे वेलोसिटी दिखेगी मैं वो लगाऊंगा ना, इसमें लिखूंगा। तो जब अलग अलग फ्रेम पे जा रहा हूँ तो मुझे अलग अलग वेलोसिटी दिख रही है। तो जब अलग अलग वेलोसिटी दिखेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगा। ठीक है, तो बेसिकली पता है क्या होता है इसमें? जैसे कि तुम रुके हो तो कोई चार्ज पार्टिकल की स्पीड कुछ है, पर्टिकुलर स्पीड है, तो उस स्पीड की वजह से उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा किसी पॉइंट पे, वहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। लेकिन जब तुम मूव करना शुरू करते हो ना तो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर वेलोसिटी रिलेटिव की वजह से। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे जो पहले था वो बदल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा क्योंकि वो भी फ्रेम डिपेंडेंट हो जाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, वो फ्रेम डिपेंडेंट हो जाता है, जिससे नेट इफेक्ट वही रहता है। तो मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बदलता है और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है। तो कायदे से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डिपेंड्स करते हैं और कन्वर्ट होते रहते हैं, कोई अलग टर्म्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में इसको प्रॉपरली पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस आपको ध्यान रखना है क्या कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, रिफरेंस फ्रेम के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन एक करंट कैरिंग वायर की वजह से, एक वायर में देखो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है उसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं आई है, जबकि इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागता है। तो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि उसमें वेलोसिटी नहीं दी है। हालांकि उसमें भी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, तो मूवमेंट में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से वेलोसिटी नहीं आती। तो आप स्टेटमेंट नोट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑफ मूविंग पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम या ऑब्जर्वर। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम वेलोसिटी और ऑब्जर्वर वेलोसिटी। द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन लिखिए, सेकेंड लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, अंडरलाइन है, करंट कैरिंग वायर विल नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम वेलोसिटी या ऑब्जर्वर वेलोसिटी। गॉट इट? फर्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। हेडिंग है, लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। इसके अंदर पहला ऑप्शन है एट सेंटर ऑफ रिंग। इस रिंग के सेंटर फील्ड निकालना है। देखिए एक रिंग है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, रेडियस आर है, तो इसके सेंटर फील्ड निकालना है। तो मैं बायो सेवर्ट ला यूज़ करूँगा। एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल वेक्टर के बराबर, इस लगा रहा हूँ कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो इसी से आएगा क्योंकि इसमें आई है। ठीक है, तो इस डीएल वेक्टर की वजह से जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आर वेक्टर ये बनेगा, आर वेक्टर तो ये बनेगा, ये वाला आर वेक्टर। अच्छा, इस डीएल वेक्टर में और इस आर वेक्टर में एंगल क्या है? 90 का है, 90 का है। तो अगर डीएल और आर में एंगल 90 का है तो डीबी की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी μ0I/4π डीएल इंटू आर अपान आर क्यू, ये बन जाएगा। अब बात करेंगे डायरेक्शन की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो इस डीएल वेक्टर की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस
वो किस डायरेक्शन आएगा, अंदर को रहेगा। कैसे भाई, इस डीएल वेक्टर से इस पॉइंट को घेरो, ऐसे घेरोगे ऐसे, दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस से फंसाओ, दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस से फंसाओ, थंब बताएगा डायरेक्शन, थंब आ गया अंदर, अंदर प्लेन के अंदर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। यही चीज यहाँ पर अगर एक डीएल वेक्टर होता तब के वजह से डायरेक्शन देखो किधर आएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे, तो इसके बेसिस से घेरो, तो ऐसे घेरोगे, फिर दाहिने हाथ के फिंगर को घेरने के सेंस में लगाओ, तो थंब बताएगा डायरेक्शन, ये भी अंदर को आ गया। तो इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर अंदर करो होगा, यहाँ भी होता तो भी अंदर करो, यहाँ भी होता तो भी अंदर करो, यहाँ भी होता तो भी अंदर करो। मतलब इस वाले फ्रेम पे जितने भी एलिमेंट बनेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे सेंटर किधर होगा, अंदर के होगा। मतलब कुछ नहीं करना है, इसी का स्केलर सम करना है, स्केलर सम करना है। अच्छा, ये डायरेक्शन में सेकेंड मेथड से बताया था। फर्स्ट मेथड राइट हैंड थंब रूल से, देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल की तरफ फिंगर करो, आर की तरफ घुमाओ, डीएल की तरफ फिंगर करो, ये आर है ना, आर की तरफ घुमाओ, आर, तो थंब अंदर करो, अंदर करो, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड अंदर करो ना। देखो डीएल की तरफ फिंगर करो, डीएल की तरफ फिंगर करो, आर की तरफ घुमाओ, थंब अंदर करो, अंदर करो। इसके वजह से यहाँ पे देखो आर वेक्टर कैसा होगा, ऐसे होगा। तो डीएल की तरफ फिंगर करो और आर की तरफ घुमाओ, डीएल की तरफ फिंगर करो, आर की तरफ घुमाओ, थंब आया अंदर करो, अंदर करो, तो फील्ड अंदर करो। तो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, और आर वेक्टर कैसे बनेगा, ये डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर ऐसे बनेगा। तो डीएल वेक्टर की तरफ फिंगर करो और आर की तरफ घुमाओ, डीएल वेक्टर इधर है, आर इधर, राइट हैंड, डीएल की तरफ फिंगर किया, आर की तरफ घुमा दिया, हमारा अंदर करो, तो अंदर करो। तो जब भी तुम कंफ्यूज हो ना डायरेक्शन में, तो दोनों में से एक से कंफ्यूज हो, दूसरा मेथड यूज करो, दूसरे से कंफ्यूज हो, पहला मेथड यूज कर लो। दोनों में कभी कोई तुम्हें ईजियर लगेगा, कभी कोई ईजियर लगेगा, जो कर सकते हो उसे करो। अब इस पर करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीवी का डी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट बाहर आएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर क्यू, तो आर स्क्वायर बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या होगा, डीएल क्या है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सिग्मा समेशन, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सिग्मा समेशन, मतलब इसको तुम सिग्मा लिख सकते हो, सिग्मा डीएल मतलब क्या है, डीएल क्या है, यहाँ का लेंथ का सम प्लस ये सम प्लस ये सम प्लस ये सम प्लस ये सम, सबको जोड़ते जाओ। लेकिन स्केलर जोड़ना है, वेक्टर नहीं जोड़ना है। अगर वेक्टर तो जीरो आ जाता, स्केलर समेशन, डीएल पे वेक्टर थोड़ी लिखा हूँ, अब नहीं लिखा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जब दिस लेंथ दिस लेंथ दिस लेंथ दिस लेंथ, हर लेंथ के जब जोड़ोगे, हर लेंथ के जब जोड़ोगे तुम, तो ये क्या बनेगा, 2 पाई आर बनेगा, ये पूरा लेंथ 2 पाई आर बन जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई से 4 पाई से 2 कटेगा, आर से एक आर बचेगा। इससे मैग्नेटिक फील्ड की हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। तो देखिए एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे, एक रिंग बना लेंगे, रेडियस आर का, करंट ऐसे दिखाएंगे, इस सेंटर पे क्रॉस दिखा देंगे। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो देखिए अंदर कर रहा है, और यही करंट अगर उल्टा फ्लो कर रहा होता है, ऐसे फ्लो कर रहा होता है, तो दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाते तो थंब बाहर आ गया, तो इसी को क्रॉस में दिखा के डॉट में दिखा रहा होता। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इसके सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 आर। याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल आर, आप इसको याद रखेंगे। तो जब भी मैं कहूँगा कि सर्कुलर रिंग की वजह से आंसर इज म्यू नॉट आई बाई 2 आर। केस 2, at centers due to circular arc, ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब ऐसा एक आर्क है और मैं चाहता हूँ कि इस आर्क के वजह से इसके सेंटर पे फील्ड निकाल, रेडियस आ रहा है, करंट आई है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो चूंकि करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे दायरा से फंसा दिया, फिंगर घूमने के सेंस में, थंब बता रहा है डायरेक्शन, तो क्रॉस से आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दिस वन इज क्रॉस से आ रहा है।
तो इस करंट की वजह से सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से आ रहा है, एंगल थीटा रेडियस आर का। तो ये जो आप इंटीग्रेशन लिखे थे ना, उसमें म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर था, म्यू नॉट आई डिवाइड 4 पाई स्क्वायर, और सिग्मा समेशन ऑफ डीएल बना था, याद करो बना था। तो सिग्मा समेशन ऑफ डीएल लेंथ का सम है, तो लेंथ का सम तो बस यहीं से यहीं तक आएगा, यहीं से यहीं तक, क्योंकि ये वाला पार्ट तो है नहीं। तो ये लेंथ कितना होगा, रेडियस आर एंगल थीटा, दिस इज आर थीटा, आर थीटा। तो आप इसके जगह पे क्या लिखोगे, आर थीटा। एक आर से एक आर कट जाएगा तो बच गया इतना। अब मैंने क्या किया ना, यहाँ से 2 निकाला, 2 पाई निकाला और 2 पाई का यहाँ भेज दिया, तो दिस वन इज दिस। तो म्यू नॉट आई बाई 2r एकदम सेम है, थीटा अपॉन 2 पाई अलग से आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को भी अलग से याद कर लेंगे। सेंटर का फील्ड, तो किसी भी सर्कुलर आर्क की वजह से कोई पूछे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आंसर इज म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल आर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 2 पाई। अब देखो अगर यही कंप्लीट लूप होता तो थीटा क्या होता है, 2 पाई होता, 360 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई रखते तो 2 पाई अपॉन 2 पाई इट इज़ 1, आ गया यही। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r ब्रैकेट में थीटा अपॉन 2 पाई, और कंप्लीट रिंग की वजह से सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r, याद रखना है। ठीक है, अब इसका थर्ड केस में लिखा जा रहा हूँ। एक रिंग है, इसमें करंट आई ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, मतलब बाहर वाला देखो, मेरा हाथ एक रिंग है ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग है, इसको ऐसे कर दिया, तो इस वाले में करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, देखो ऐसे, बाहर वाले में ऊपर और जो अंदर है उसमें नीचे फ्लो कर रहा है। तो अंदर वाले को मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया, डॉटेड से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब अंदर है। ये वाला जो फ्रेम है, वायर है, ये बाहर का है, ग्रीन व्हाइट बोर्ड के बाहर है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर ये मान लो सेंटर है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब एक सेकंड चेंज कर लो ताकि समझाना आसान हो। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सब, मतलब वायर ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो बाहर वाले में करंट इधर और इधर वाले में करंट ऊपर, ऐसे। ठीक है, अब पता है करंट आई है, रेडियस आर है इस रिंग का, सेंटर से x दूरी पे फील्ड निकालना है। रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे जो फील्ड होता है इस डायरेक्शन में होता है, एक्सिस के अलॉन्ग आएगा अगर करंट ऐसे है तो। और इस फील्ड की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग याद रखेंगे, दिस वन इज म्यू नॉट अपॉन 2r। तो फॉर्मूला होता है b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके सेंटर से x दूरी पे उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। देखो अगर कोई पूछे सेंटर का फील्ड बताइए, सेंटर का, तो इसी x के जगह पे 0 प्लेस कर दीजिए तो सेंटर का फील्ड आ जाएगा। प्लेस करो 0, ठीक है, आर का स्क्वायर का पावर 3/2 इट इज आर क्यूब, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो बाई आर आ गया, तो म्यू नॉट आई बाई 2r आ गया पहला वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, एलिमेंट्स लिख दिया। अच्छा थोड़ा डायरेक्शन देखो कैसे, इसका जब भी डायरेक्शन निकालना तो जो मैं कर रहा हूँ वही करना। करंट कैसे फ्लो करना, बाहर वाले में अंदर करो ना, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो दाहिने हाथ के फिंगर को करंट के सेंस में लगा दो, करंट के सेंस में लगा दो, थंब बताएगा डायरेक्शन। देखो आ गया एरो। तो ये यही इधर ही नहीं होता है एक्चुअली में, ये इधर भी होता है, इधर भी करंट ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इस अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे सब ऐसे होता है, सब इस तरीके से होता है। और हाँ, फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी एक्सिस पे, और फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो इस फॉर्मूले से गवर्न किया जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फील्ड कहाँ पे आएगा, सेंटर पे, क्योंकि x 0 करोगे तभी जाके b की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। x जितना बड़ा होगा b की वैल्यू उतनी ड्रॉप करेगी। ठीक है, ठीक है, आप इससे ध्यान रखेंगे। अगर इस बाहर वाले में करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा होता है ऐसे, तो दाहिने हाथ को ऐसे फंसा देता होता, थंब आ रहा है इधर, तो इसके हर पॉइंट पे करंट डायरेक्शन
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आता है। कुछ नहीं करना है, करंट किस सेंस से बह रहा है, दाहिने हाथ के फिंगर को इधर फंसा दो, ये थंब बताएगा डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब ना एक और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख दे रहे हैं जिसको तुम्हें ध्यान रखना है, वो इस तरीके से देखो, किसी भी रिंग के बेस से फील्ड डायरेक्शन की बात करते हैं, इस तरीके से दिखा दिया, इसको मैंने डॉटेड्स दिखा दिया, ऐसे डॉटेड्स। अब करंट को ऐसे फ्लो करवा रहा हूँ, इस डॉट का मतलब ये है कि इस वायर का ये वाला पार्ट व्हाइट बोर्ड के अंदर की ओर है और ये वाला पार्ट व्हाइट बोर्ड के बाहर की ओर है। तो ये जो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है करंट का फ्लो, बाहर वाले में इधर आ रहा है और अंदर वाले में अंदर को जा रहा है, मतलब ऐसे इस तरीके से ना वायर ऐसे, तो बाहर वाले में करंट ऐसे आ रहा है, इस वाले में करंट इधर आ रहा है, और अंदर इस वाले में करंट बाहर को आ रहा है और इस वाले में करंट उधर जाएगा, ऐसे करंट हो जाएगा ऐसे। अब कोई पूछे डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन, तो दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस में देखो फंसा दो, ये जो डॉटेड है उसमें करंट इधर जा रहा है ना और इस वाले में करंट इधर आ रहा है, देखो ये है, तो यहाँ देखो ये एंड है, इस पे करंट इधर आ रहा है और इस पे इधर जा रहा है, तो कोई पूछे डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, तो दाहिने हाथ के फिंगर को उठाओ और करंट के घूमने के सेंस में लगाओ, घूमने के सेंस में, तो घूम रहा है ऐसे ना, तो फिंगर को ऐसे फंसाओ, ये दाहिने फिंगर को घूमने के सेंस में, थंब बताएगा डायरेक्शन। वही यहाँ पे ये करंट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, दाहिने हाथ के फिंगर को घूमने के सेंस में लगाओ, थंब बता रहा है डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इसकी एक्सिस पे ऐसे होंगी, इस तरीके से होंगी, ऐसे होंगी एक्सिस पे। बाकी किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताओगे तो इस तरीके से होंगे, ऐसे इस तरीके से, इसे आपको ध्यान रखना है। और एकदम किनारे जब बताओगे तो ये इस तरीके से दिखेंगे, ऐसे इस तरीके से। आपको ये याद रखना है, याद रखना। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट लूप बनाती हैं, तो ये भी लूप बनाएंगे, तो ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे थोड़ा और दूरी से आएगा, ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और फिर जाके लूप बनाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, लिख लिया, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, और इसको ड्रॉ कर लिया। आप देखिए, और इसको समझना डायरेक्शन बड़ा आसान है, ये ऐसे आ रहा है इस तरीके से, बस। तो एक तो पॉइंट आपको इसमें याद करना था, एक तो इसे, एक और पॉइंट बता दो, कोई भी कंप्लीट करंट कैरिंग लूप ऑलवेज बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट। वर्ड वेज कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लूप प्रोड्यूस कर रही है, उसी तरीके से मैग्नेट भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग कहते हैं कि करंट कैरिंग लूप, कंप्लीट लूप, अंडरलाइन है कंप्लीट लूप का बिहेवियर परमानेंट मैग्नेट की तरह से होता है। तो लिखिए, एनी करंट कैरिंग कंप्लीट लूप, कंप्लीट अंडरलाइन है, एनी करंट कैरिंग कंप्लीट लूप बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट, बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट। तो इसका जो परमानेंट मैग्नेट का बिहेवियर होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे बना देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे गिर जा रही हैं, मतलब ये नॉर्थ पोल होगा नीचे को और ये होगा उसका साउथ पोल, परमानेंट मैग्नेट का। और कैसे डिसाइड करेंगे, करंट का जो सेंस है, ये जो वायर है ना इसमें करंट, बाहर वाला करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे दाहिने हाथ को फंसा दो तो थंब बताएगा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन और उसके अपोजिट साउथ पोल। तो अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा था, दाहिने हाथ को फंसा दिया तो थंब बताया क्या, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन, लिख दिया नॉर्थ पोल ऐसे, ये नॉर्थ ऊपर साउथ। तो लिखो, तो इफ वी प्लेस राइट हैंड फिंगर in direction of current in loop, then thumb represent north pole of permanent magnet। सो करते हो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, आप अलग से उसको लिखिए एग्जांपल के थ्रू। जैसे कोई कहे ना कि एक लूप इस तरीके से सपोज करो, इस तरीके से, इसमें करंट ऊपर फ्लो कर रहा है
और एक लूप इस तरीके से, इसमें भी करंट ऊपर की फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों लूप एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल की अट्रैक्ट। तो ये डॉटेड का मतलब क्या है? ये डॉटेड का मतलब है कि जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में के अंदर को ये डॉटेड है और बाहर को क्या है? ये वाला बोल्ड लाइन है। ये डॉटेड इस व्हाइट बोर्ड के अंदर को है और ये व्हाइट बोर्ड के बाहर को है। तो पूछ रहा है कि रिपेल करेंगे अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल या अट्रैक्ट? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये है कि रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे? इसमें करंट ऊपर की फ्लो कर रहा है ना, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दाहिने हाथ का फंसाओ, तो बाहर वाले में करंट ऐसे जा रहा है, तो दाहिने हाथ का फंसाओ करंट से ऐसे, बाहर वाले में करंट ऊपर, अंदर वाले में करंट नीचे, ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ना, ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दाहिने हाथ को फंसा दो, तो थंब इधर आ रहा है, मतलब नॉर्थ पोल इधर आएगा। इसका मतलब है कि इसमें नॉर्थ पोल तुम इधर दिखाओगे और साउथ पोल इधर, क्योंकि ऐसे आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे भी ये करंट एकदम सेम सेंस है, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे फिंगर फंसा दो तो थंब नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। अब मुझे बताओ, दो परमानेंट मैग्नेट, इसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? कंफर्म अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ओके। इसे लिख लें। एक और डायग्राम हम इससे बनाते हैं, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना। देखिए, अगला थ्योरी का जो पार्ट है ये है, मान लो एक रिंग है इस तरीके से, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ये जो रिंग का प्लेन है वो इसी वाइट बोर्ड के प्लेन में है, इसी वाइट बोर्ड के प्लेन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेंगे, अंदर की तरह, अंदर इस पॉइंट पे फील्ड के डायरेक्शन। तो करंट ऐसे घूम रहा है, दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा दो, थंब बताएगा डायरेक्शन, अंदर करोगे। अगर ऐसे करंट घूम रहा है तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड्स अंदर को मिलेगा। तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, तो क्रॉस यहीं पर नहीं होता है, क्रॉस इस रिंग के हर जगह आता है, मतलब इसके हर जगह मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो अंदर के हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर पर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ का फील्ड अलग होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग होगा। सेंट्रल फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r से जाएगा और दूसरे जगह की फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता है। बट अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो अंदर के हर पॉइंट ऐसे दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है तो यही बाहर डॉट बनता है, यही बाहर डॉट बनता है। क्यों बाहर डॉट बनता है मैं बताता हूँ। बाहर डॉट बनता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो अगर अंदर को फील्ड लाइन्स अंदर को जा रही है तो यही जब निकलेंगे बाहर तो ऐसे आएंगे, तो यहाँ पे अंदर, तो यहाँ पे बाहर, क्लोज लूप बनाना, क्लोज लूप। अगर ये ऐसे जा रही है तो फिर ऐसे आएगा बाहर को, क्लोज लूप, क्लोज लूप, क्लोज लूप, क्लोज लूप। तो रिंग में अंदर का फील्ड, फिर बाहर ऐसे क्लोज लूप बना रहे। तो आप रिंग के केसेस में इन चीज़ों को याद रखेंगे। रही बात इसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रूफ की, तो मॉड्यूल में पढ़ा होगा, आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर फर्स्ट है फाइनाइट लेंथ। तो एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, फाइनाइट लेंथ का है। इस वायर से डी डिस्टेंस परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट टी है। इस पी को ऊपर वाला एंड को मिलाने वाली लाइन अल्फा एंगल बना रही है और नीचे वाले एंड को इस पी से मिलाने वाली लाइन बीटा एंगल बना रही है। तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस फॉर्मूले को गवर्न करता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा प्रूफ एक बार पढ़ा होगा। तो ये प्रूफ यहाँ पे बायो-सैवर्ट लॉ की सहायता से करवाया जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूल में होगा, आप इसको देखिएगा। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करवाया गया था एग्जैक्टली सेम तरीके से प्रूफ करवाया गया होगा, तो आप समझिएगा, नहीं समझाएगा बता दूंगा। आपको ध्यान रखना कि फाइनाइट लेंथ की वजह से डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को गवर्न करता है। वेयर आई इज करंट फ्लोइंग इन दिस वायर
D is perpendicular distance of point P from wire. Alpha is angle made by top end with perpendicular. Beta is angle made by bottom end from perpendiculars. ठीक है, और याद करो वहाँ पे मैंने कहा था कि अल्फा बीटा अपोजिट सेंस से पॉजिटिव होते हैं, याद आ रहा है, अपोजिट सेंस से पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों ही सेम सेंस में तो एक प्लस एक माइनस होता है, यहाँ भी एकदम सेम यूज़ करते हैं। देखो अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव इन अपोजिट सेंस while it is taken as plus positive and negative if both sense are same। अगर दोनों का सेंस सेम है तो एक को प्लस एक को माइनस लेते हैं, और दोनों का सेंस अगर उल्टा है तो एक को प्लस और दूसरे को भी प्लस लेते हैं, बस। ठीक है, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस लिखिए। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात होगी तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट को घेरेंगे, तो आप ऐसे घेरोगे ना, इस तरीके से ऐसे घेरोगे तो दाहिने हाथ के फिंगर को फंसा दो घेरने के सेंस में। थंब बता डायरेक्शन, मतलब इस पॉइंट पे डायरेक्शन अंदर को रहा है, अंदर की ओर, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। एक और तरीका था डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन, याद है डीएल क्रॉस आर बताया था ना बायो-सैवर्ट लॉ में, उसी वजह से डीएल वेक्टर इधर है और आर वेक्टर इधर है, तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर, थंब अंदर को आगे। तो चाहे कर्ल से तुम पता करो या डीएल क्रॉस आर से पता करो, बात एक ही है। राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल, दोनों बात एक है। अगर यहाँ पे क्रॉस है तो इधर क्या होगा, डॉट होगा। कैसे डॉट होगा बताता हूँ। यहाँ फील्ड लाइन अंदर को जाएंगी तो यहाँ फील्ड लाइन बाहर आएंगे। कैसे, इस करंट का डिवाइड इसे घेरो, तो ऐसे घेरोगे, ऐसे, तो करंट ऐसे आ रहा तो ऐसे घेरोगे, इधर को घेरना होगा तो ऐसे घेरोगे। तो अगर इस करंट से घेरोगे तो ऐसे घेरोगे, तो ऐसे घेरोगे, तो फिंगर घेरने के सेंस में थंब बताएगा डायरेक्शन, बाहर आ गया तो बाहर है, तो डॉट यहाँ पे अंदर है तो क्रॉस, इस फॉर्मूले को गवर्न करेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर दो कि डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैं पॉइंट बता देता हूँ। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो इधर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन को, इस वायर के इधर, और इस डायरेक्शन में एकदम डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो फील्ड लाइन्स इधर क्रॉस से, इधर डॉट से। इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे भी तुम दिखा सकते हो। ये क्रॉस है तो फील्ड लाइन अंदर जा रही है, ये डॉट है तो बाहर आ रही है, तो इसको ना ऐसे दिखाया जाता है, इस तरीके से ऐसे। इसमें इसको ऐसे क्रॉस ऐसे लगा दो, ऐसे, और ये करंट इधर से बाहर आ रहा है तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, यहाँ पे क्रॉस अंदर, यहाँ पे बाहर, ऐसे ऐसे। तो ये बाहर वाला है तो करंट ऐसे, ये बाहर वाला है तो करंट ऐसे। ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, जबकि ये करंट है, इस तरीके से। तो आप ध्यान रखोगे एक फाइनाइट लेंथ के वजह से डी दूरी पे फील्ड का फॉर्मूला इसको गवर्न करेगा, और डायरेक्शन के लिए इन दोनों को कॉपी कर लोगे। ठीक है, अब इससे बेस होकर एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कभी कभी, ऐसा दे देगा, कहेगा कि एक वायर इस तरीके से, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी का इस तरीके से डिस्टेंसेस बना दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए 4 एम्पियर्स, और ये जो एंगल है, लेट्स दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया गया, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, और ये जो लेंथ है दिस इज 4 मीटर्स, 4 नहीं, इसको 10 मीटर कर लो, 10 मीटर्स। पूछेगा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड्स। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आई चाहिए, तो आई तो पता है आपको, तो रखेंगे एक एक करके वैल्यू प्लेस करेंगे। आई कितना है, 4 एम्पियर लिख लिया। डी निकालना बाकी है, डी क्या है, अच्छा डी जो होगा इस वायर का परपेंडिकुलर दूरी है इस पॉइंट पी से, ये डी है बेसिकली, दिस इज द डी। इस वायर का पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर ये 10 मीटर है तो मुझे इस एंगल को निकालना पड़ेगा बात को समझने के लिए, इस एंगल को। तो ये एंगल कितना है देखो, ये 30 120, तो ये एंगल कितना है
दिस एंगल इज 120 30 कितना होता है 50, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 बन गया, तभी तो 30 30 60 120। और मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, पता है इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में कल्पना करो, इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, ये 30 है, तो पूरा 60 बनेगा ना, दिस वन इज होल 60। कैसे, ये 30 है, ये 90 है, इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में जाओ, इस ट्रायंगल में, तो 30 ये 90, ये पूरा 60 बनेगा। अगर ये 30 हो गया तो ये एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 30। तो इस वाले एंड का इस नॉर्मल से एंगल 30 बन गया। लेट्स दिस एंगल अल्फा इज 30 डिग्री, मान लिया अल्फा 30 बराबर है, और अगर ये 10 मीटर है और ये 30 है तो ये दूरी क्या है 10 का cos 30। अगर एंगल 30 है, ये 10 है, ये दूरी क्या है 10 cos 30, दिस इज 10 cos 30 डिग्री एंड इट इज cos 30 इज √3/2, तो बनेगा 5√3 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने आई निकाल लिया, डी निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया। अब बात करेंगे बीटा की। अच्छा बीटा क्या है, अल्फा इस एंड का एंगल है और बीटा क्या है टॉप वाले एंड का नॉर्मल से एंगल है, टॉप वाले एंड का नॉर्मल इससे एंगल, ये वाला, क्योंकि नॉर्मल ये है ना, देखो 90, और ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, ये 30 ये 30, लेकिन सेंस दोनों का सेम है। देखो इसका भी सेंस यही है, इसका भी सेंस यही है, एक प्लस एक माइनस, इसका मतलब बीटा को -60 लिख लो। अब उठा के इस फंक्शन में रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख देना यार भाई, म्यू नॉट आई की जगह पे 4 पाई डी की जगह पे 5√3 साइन 30 प्लस साइन -60, और साइन ऑफ -60 माइनस साइन 60, सिंप्लीफाई करना आंसर आ जाएगा। तो फाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तुम याद रखोगे। अगला केस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ a के बराबर है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है इस तरीके से। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इस वाले फाइनाइट लेंथ की वजह से फील्ड कितना आएगा, इसके वजह से फील्ड कितना आएगा, इसके वजह से कितना आएगा, इसके वजह से कितना आएगा, सबको लिख के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसकी वजह से लिखते हैं। इसकी वजह से जब लिखोगे तो तुम इसको ऐसे मिला दो इस तरीके से। अब परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करोगे ऐसे परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या है 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या आता है 45 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगा, तो एंगल क्या आएगा 45। और फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है B' बराबर म्यू नॉट आई अपान 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो करंट आई तो पता ही है, इसमें सेम है, निकाल लिया। डी निकालना पड़ेगा, डी क्या होगा इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी ये कितना है a/2 है, तो डी की वैल्यू किसके बराबर है a/2 के बराबर लिख लीजिए। और अल्फा 45 बीटा भी 45, क्योंकि सेंस अपोजिट है, दोनों प्लस प्लस, अल्फा बीटा दोनों प्लस प्लस और 45 आएंगे। उठा के फॉर्मूला वैल्यू रख दो, तो इससे B' की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई डी की जगह पे a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। तो ये 2 से 2 कटेगा, 4:2 2 बनेगा, और ये 2 कैंसिल कर देगा, तो क्या बन गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, और साइन 45 क्या होता है 1/√2 1/√2, तो √2 बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया इसके के सेंटर पे वो एक वायर की वजह से है, ऐसे 4 वायर हैं, सबके वजह से डायरेक्शन चेक करेंगे, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ये वाला जो वायर है इस पर करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है, ऐसे फ्लो करवा रहा है, ऐसे। तो अगर ऐसे फ्लो करवा रहा है तो फिंगर दाहिने हाथ के फिंगर को फंसाओ, तो थंब अंदर कर आ रहा है। ये वाला करंट इस पॉइंट को ऐसे घेरेगा, देखो सेंस वही आ रहा है। ये वाला करंट इस पॉइंट को ऐसे घेरेगा, देखो सेंस वही आ रहा है। ये वाला करंट इस पॉइंट को ऐसे घेर रहा है, देखो सेंस सही आ रहा है। सेंस मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ जाएगा। देखो ये वायर इस पॉइंट को कैसे घेर रहा है, ऐसे घेर रहा है, तो द सेंस इज क्लॉकवाइज। ये वाला वायर इस पॉइंट को ऐसे घेर रहा है, द सेंस इज क्लॉकवाइज। ये वाला वायर इस पॉइंट को ऐसे घेर रहा है, सेंस इज क्लॉकवाइज। ये वाला वायर इस पॉइंट को ऐसे घेर रहा है, द सेंस इज क्लॉकवाइज।
तो बार बार सेंस सेम आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी बार बार क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा बी नेट, ये कुछ और नहीं आएगा, एक वायर की वजह से फील्ड निकालो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई √2 पाई ए मल्टीप्लाई बाई 4, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 है तो 2√2 बनेगा, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई ए, एंड दिस वन इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रेक्टेंगल बना देगा या रेगुलर हेक्सागन बना देगा और पूछेगा फील्ड की वैल्यू, तो एक के में से निकालिए और बाकी को ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सबका सेंस सेम आ रहा है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं।